simultaneously between the biceps and molecules, so that one half of the molecule is a mirror image of the other half. Two chloroplanar plane of symmetry is 2 chloroplanar dozen causes so plane of symmetry. Molecule lacking a central symmetry or a planar symmetry is likely to be carried. However, the ultimate test for carriage is always mirror image of the molecule. Component cutting my center. Center
रहा है क्या सिस्टम? ठीक है। ये खुला रख लो है ना। हाँ कट्टी खुला रख देनी कारण पे की बस लाइट आओगे फिर एकदम धक्का मारना आसान हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा देख के आ जाइयो। सारे में एक बार बंद करनी पड़ेंगे करने बहुत ज़्यादा वो हो गई कीड़े मकोड़े के। पानी करके ना। हाँ कभी छोटे छोटे कॉकरोच मच्छर ये वो बहुत दिखी हैं। हाँ गिल्ले स्मेल चढ़ती है फिर हो जाता है ना। अब पटाने बस गुड मॉर्निंग बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सायमा गुड मॉर्निंग जी। अभी ना मेरा वीडियो ऑन नहीं है जैसे ही मेरा यहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर ऑन होता है मैं स्टार्ट करता हूँ ना। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग बच्चे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਸ ਕਵਰ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਏ। फिर वो मॉस्किटो वाली है ना, मॉस्किटो वाली ਹੈ मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड है ना, वो लेंदी है। गुड मॉर्निंग देवेश, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी करेंगे फिशर वाली आज प्रैक्टिस पूरी करा देंगे, फ्लाइंग डैश की करवा देंगे। कुछ बच्चों को डायस्टीरियोमर एंड इंशोमर्स में कंफ्यूजन था, वो पहले कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद आज से काम शुरू कर सकते हो फुल फ्लैश। कल वाली क्लास में हम डाउट ले सकते हैं, आधी क्लास में ना, मतलब कुछ ज्यादा मटेरियल बचेगा नहीं, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट बचेंगे। डिफरेंस से शुरू करूं ये वाले। गुड मॉर्निंग वनीत। कल जो बताया था उसका रिवीजन है, डायस्टीरियोमर्स एंड इंशोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड इंशोमर्स। चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, डायस्टीरियोमर एंड इंशोमर्स कल वाली बात का 5-1 मिनट रिवीजन है, उसके बाद वापस वहीं पहुंचता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन और उसके बाद फ्लाइंग डैश। सबसे पहली बात डायस्टीरियोमर, दीज आर स्टीरियोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट मिरर इमेज। कल ये बात बताई थी आपको, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। कल बताया था ना सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। कल 1-2 फोन आए थे, तो उन बच्चों को स्पेशली मैं बोल दूं, जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो ना बच्चे, और चलो गोली मारो उस बात को, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए ना। क्लियर? कंफ्यूजन था 1-2 बच्चों का, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मैंने कहा भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आइसोमेरिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो तो सेम ही रहेगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर अगर सेम हो तो स्टीरियो। क्लियर? तो 2 ब्यूटीन दोनों जगहों पे है। एक सिस एंड ट्रांस है, सिस ट्रांस का मिरर इमेज नहीं हो सकता। क्लियर? दूसरी बात, डायोमी पढ़ रहा हूं डायस्टीरियोमर्स में, दीज हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, अब सोचो ना सिस 2 ब्यूटीन का एमपी, ट्रांस का एमपी अलग अलग, बीपी अलग अलग, सोल्युबिलिटी अलग अलग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर 11th का टच है ना बच्चे थोड़ा सा, तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। सोल्युबिलिटीज इन डिफरेंट सोलवेंट, मतलब जैसे उसने फोकस ही सिस एंड ट्रांस को किया, देखो ना, उसने कहा एमपी बीपी, पता ही है सिस का जो बीपी है वो ज्यादा है, ट्रांस का एमपी ज्यादा है। क्लियर? सोल्युबिलिटी आपको पता है पानी में सिस की ज्यादा है, ट्रांस की कम है। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, कुल मिलाकर इन दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस मिलेगा। डायस्टीरियोमर, दीज हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स कायरल एंड अकायरल रिएजेंट। अब थोड़ा सा अगर और याद आए, सिस पे सिस अटैक, ये मैंने आपको बताना भी है वैसे। सिस पे अगर सिन अटैक हो, जैसे हम एल्कीन एल्काइन में करते होते हैं ना, सिन अटैक, ट्रांस अटैक, जब भी सिन पे सिन अटैक हो, तो अब मैं आपको इसमें जोड़ूंगा बात कि मीजोफॉर्म बनता है, और ट्रांस पे सिन हो तो रेसमिक बनता है। लेकिन पिछले साल तक तो मीजो और रेसमिक पता ही नहीं थे ना, अब ये बातें जुड़ सकती हैं साथ में, तभी ना इसके बाद 2-3 दिन हाइड्रोकार्बन पढ़ने का बड़ा बेनिफिट होगा। थोड़ा सा एनर्जी रखना बस आप लोग ना। बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन सोल्युबिलिटीज, दीज often can be separated from each other by the fractional crystallization। तो जब इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, क्लियर, प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो दोनों का क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेशन हो सकता है। कुल मिलाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ड्यू टू स्लाइट डिफरेंसेस इन मोलिकुलर शेप, देखो मोलिकुलर शेप में स्लाइट डिफरेंस है। क्लियर? इसको देखो ना, HH और HH। क्लियर? अब मैंने क्या कहा, एन पोलैरिटी, दीज ऑफन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो। कुल मिलाकर अगर तुम इन दोनों को जोड़ना चाहो तो पता है क्या कैसे जोड़ोगे, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्रैक्शनल एज वेल एज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? These may rotate the plane of polarized light in some of opposite direction, but to a different extent। दोनों अलग अलग चीजें है ना, एक ही मोलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन, एक ही मोलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन, बट मिरर इमेज नहीं है। तो साफ सी बात है। क्लियर? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को रोटेट तो करेंगे, बट डिफरेंट एक्सटेंट से करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अगर मैं इनकी बात करूं एनिंशोमर की, मैंने क्या बताया था एनिंशोमर, वन ऑपोजिट पार्ट, क्या बताया था, वन ऑपोजिट पार्ट, ठीक है। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो whose mirror images are not identical, they are not superimposable। कल बताया था ना ऐसे ही वाला एग्जांपल लेकर, याद आ रहा है? मैं अकेले ही बोल रहा हूं क्या? दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। जब अमन ने पूछा था सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है, क्लियर ऑन ईच अदर इन द सेम वे दैट लेफ्ट एंड राइट हैंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, लेफ्ट और राइट हैंड नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है जी। चलो, दीज हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, वो तो है ही, एल लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड, सिर्फ मिरर इमेज ही एक दूसरे की अलग अलग है, क्लियर। बीपी एमपी, लैक्टिक एसिड का 100% बीपी एमपी सब सेम रखेगा, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है उसमें, वो है एंगल ऑफ रोटेशन, एक प्लस है एक माइनस है। These have same chemical properties towards a chiral reagent, but chiral reagent react, इसके भी हमारे पास ढेरों एग्जांपल आएंगे, इसके भी ढेरों एग्जांपल आएंगे। और वैसे भी ये जो हम चैप्टर, मैंने ये आपको हेलिक्स की सिनॉप्सिस लगाई है ना, हेलिक्स की सिनॉप्सिस, इसके लास्ट वाले पेज पे ना, लास्ट वाले पेज पे एक एग्जांपल भी दे रखा है सही, जो इस चीज को प्रूव करता है कि chiral reagent के टूवर्ड्स इनकी रिएक्टिविटी का रेट बदलेगा, कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्रैक्शनल, एंड उसके बाद वो क्रोमेटोग्राफी, क्लियर। कुल मिलाकर हम अगर डायस्टीरियोमर को समझ जाए, इस पूरे का कंक्लूजन 3 वर्ड्स में निकाल दूं, क्लियर, एमएफ सेम, एसएफ सेम, बट नॉट द मिरर इमेज। एनिंशोमर, एमएफ सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बात खत्म। और एक एनिंशोमर का एक फॉर्म, अगर एंगल ऑफ रोटेशन +60 शो कर रहा है तो दूसरा वाला -60 शो करेगा। क्या सारी जनता को पता चला +60 -60 का मतलब क्या है? +60 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन और -60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, पक्का ना? तो ये डायास्टीरियो और एनिंशोमर का डिफरेंस आपको समझाना था। अब मैं वापस उसी तरफ बढ़ता हूं, क्लियर, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है जी। लो जी, अब मैं इसमें एग्जांपल्स और उठा रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन हो तो जरूर डिस्कशन करना, क्लियर। ये मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन लिखा, इस फिशर प्रोजेक्शन को लिखने के बाद यहां COOH लिख दिया, यहां OH लिख दिया, यहां H लिख दिया, यहां मिथाइल लिख दिया, ठीक है। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने इस जगह पे OH लिख दिया, यहां COOH लिख दिया, यहां मिथाइल लिख दिया, यहां H लिख दिया, आपको पता है दोनों फिशर प्रोजेक्शन है, लेकिन आपको पता है इसमें से मोस्ट सुटेबल फिशर प्रोजेक्शन कौन सा है? हाँ, समझ गए ना? तो है तो ये दोनों ही फिशर प्रोजेक्शन। एक बार वो काम करते हैं, क्लियर। यहां मैंने COOH लिख दिया, यहां मैंने H लिख दिया, यहां मैंने मिथाइल लिख दिया, यहां मैंने, इसके बाद बचा कौन भाई? मिथाइल, सॉरी OH, ठीक है। नींद में लगते हो तुम लोग सारे के सारे, क्लास पे ध्यान नहीं है? हाँ जी, अब सभी बच्चों को काम दिया इन चारों के नाम रखने, इन चारों के नाम रखने भाई, RS नेमिंग करनी है, सभी को टास्क मिला हुआ है। पूरे 2 मिनट, मैं पूरा 2 मिनट चुप हूं। कुछ बच्चे पहला कर लो, कुछ दूसरा कर लो, कुछ तीसरा कर लो, कुछ चौथा कर लो, टाइम बच जाएगा। सब इंतजार कर रहे हैं क्या कि सरी करेंगे? एक सेकंड, वनीत को सुनते हैं, चौथे का चलो, और कनव पहले कैसे, दूसरे का दूसरा क्या बच्चे? तीसरा आपस में लड़ रहे हैं सारे, मैं क्या लिखूं तीसरे को? ठीक है। और पांचवा, अभी मैं सबको रीचेक करूंगा। पांचवा
अब यूं करते हैं ना, सब अपनी अपनी कॉपी चेक कर लेना और हाथ पर मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं। क्लियर, लो जी काम शुरू हो गया। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, इसको नंबर 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। ठीक है, अब फोर्थ की जो पोजीशन है ना बच्चे, वो हॉरिजॉन्टल है, इसलिए जो रोटेशन आएगा उसका उल्टा आंसर देना है। तो 1 2 1 2 3, तो ये घूम कैसे रहा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका नाम क्या आने वाला है, आर। तो कितने लोगों ने इसका आर नाम रखा था क्लास में? कनव ने, 2 लोगों ने सिर्फ, क्या बात है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 20 बच्चों ने आर नाम रखा, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, इस पे एफर्ट करते हैं। हाथ नीचे करो भी अपने सारे। हाँ जी, सेकंड का नेम मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। सेकंड का नेम मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। अब आपने गलत किया सही किया पता चल जाना है। इसको 1 किया, इसको 2 किया, इसको 3 किया, इसको 4 किया। ठीक है जी। अब 1 2 3 ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और फोर्थ की लोकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। आपको कल बार बार बताया था गोल्डन रूल। हमारी जो बुक है ना, जिसको मैं भी खोल के बैठा था अपनी सिनॉप्सिस, वहां गोल्डन रूल नहीं बता रखा, वहां उन्होंने 2 रोटेशन बता रखे हैं। औखा काम है वो नहीं करेंगे हम लोग, हम सिंपल गोल्डन रूल लगाएंगे। फोर्थ की लोकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो जो नाम आए उसका उल्टा कर देना। अभी नाम क्या आ रहा है इसका, आर, तो नाम क्या कर देना आप लोगों ने इसका, एस। ठीक है जी, तभी तो वापिस कराया मेरे बेटे, वापिस इसीलिए करवाया पुत्र जी, कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ देता ना तो चक्कर पड़ता ना। ये तो हम, यार देखो मेरी बात सुनो ना, मैं करवा रहा हूं कई सालों से और तुमने कल पहली बार सीखा है, तो गलती तो होएगी ना, इसमें चक्कर क्या है, होने दो गलती, लेकिन अब नहीं होएगी, गारंटी है। चलो, अब इसके बाद इसको नंबर दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लोकेशन हो गई है, किसकी, एच की। अब कोई टेंशन नहीं है, जो जैसे वैसे ही चलेगा। हाँ, तो अभी घूम कैसे रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जैसे घूम रहा है वही इसका आंसर आएगा। ये हो गया आपके पास एस। ठीक है जी। अब इसमें फिर आप लोग लोकेशन चेक करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फोर्थ कहाँ चला गया, वर्टिकल। तो इसीलिए जो जैसे घूमेगा वही आंसर है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही आएगा। ये एक आंसर अब तक सही निकला है। ठीक है, उसके बाद यहां इसको लिखा 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4। ओके, तो फोर्थ की, हाँ जी, तो ये 1 2 3 घूम रहा है, ये आ रही आएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे। सारे के सारे है तो लैक्टिक एसिड, सारे के सारे है तो लैक्टिक एसिड। सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सबका IUPAC नेम सेम है। अरे सब कुछ ही सेम है भाई, बट 3D अरेंजमेंट्स इन सबकी क्या है, डिफरेंट है। 3D अरेंजमेंट्स इसके पास क्या जा रही है, इसकी डिफरेंट जा रही है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा जी, अब सुनो बच्चे, जो स्ट्रक्चर नंबर आपके पास 1 है, क्लियर, इसके जैसा और स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है आपको? स्ट्रक्चर नंबर वही ना यार, ये मेरे हाथ में जो पेन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, है तो पेन ही ना यार। अब आपके पास आर का ही आर फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले वनीत ने बहुत बढ़िया सा आंसर दिया था, क्या? मैंने कहा जी सबसे सुटेबल फिशर प्रोजेक्शन कौन सा, सुटेबल, बेस्ट, तो आंसर है 1। क्लियर। लेकिन मुझे कोई बताएगा 1 और 5th में फर्क क्या है? नहीं 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 नहीं, 1 और 5th में फर्क क्या है? तो आपका आंसर क्या आएगा? बोथ आर सेम। लिखने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल, लिखने का स्टाइल वो अलग जरूर है, 3D रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है। इसीलिए इसको मैंने 1 लिखा, सुनना बच्चे ध्यान से, इसको मैंने 1 लिखा, इसको मैंने 2 लिखा, इसको मैंने 3 लिखा, इसको मैंने 4 लिखा, इसको मैंने 5 लिखा। क्लियर। तो मुझे कहना पड़ता है 1 and 5, 1 and 5, 1 and 5,
ये हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की टर्म्स में आइडेंटिकल है, तुम्हारे जूलॉजी बॉटनी में नहीं चलते क्लोन्स। क्लियर? 1 और 5 कैसे हैं? आइडेंटिकल है। 1 और 5 सेम है, 1 और 5 सेम है। अच्छा मुझे बताओ 2 जैसा और कोई दिख रहा है? हाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कोई भी एक बेस्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। अगर बेस्ट बनाना है ना तो एक काम करना, पता है, एक काम करना है, पता है क्या काम करोगे? पहले स्ट्रक्चर में COOH है, OH को इधर पलटी करवा दो, H को इधर ले जाओ, मिथाइल को इधर ले जाओ। क्लियर? अब मैं गारंटी लेने को तैयार हूं कि ये छठे स्ट्रक्चर का नाम गारंटीड S होएगा। गारंटी लेने को तैयार हूं मैं, गारंटी, बिना नोमेनक्लेचर किए हुए। आप इतनी गारंटी कैसे ले सकते हो भाई? उसका मिरर इमेज बनाया, पहले का मिरर इमेज बनाया ना पुत्र, पहले का उल्टा बना है, तो 1, हाँ पक्का एस होएगा ये। चाहे तो मैं रुकता हूं 30 सेकंड, तुम नेमिंग कर लो, ऐसी होएगा ये। क्लियर ना? तो हाँ पक्का हॉरिजॉन्टल एच छठे में। हाँ जी, तो 2 3 एंड 2 3 4 2 3 4 2 3 4, इवन अब मैं 6 भी लिखने को तैयार हूं, क्योंकि छठा भी इन्हीं का भाई है। भाई भी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, एक ही बनता है। 2 3 4 6, ये सब क्या मिलेंगे आपको? आइडेंटिकल। 2 3 4 2 3 4 6 कैसे हो गए? आइडेंटिकल। अच्छा मैं तुमसे पूछूं 2 3 4 6 एक जैसे हैं, इसमें से सुटेबल फिशर प्रोजेक्शन कौन सा? बेस्ट 6 हो गया। क्लियर? ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, 6 गलत नहीं है। जो फिशर ने कहा था ना, फिशर ने कहा था मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल शुड बी ऑन टॉप, तो वो उसके अकॉर्डिंगली 6 सबसे बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली 6 सबसे बेस्ट है। बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 गलत नहीं है। क्लियर? वो गलत नहीं है। एक ही बंदे को लिटा रखा है, एक ही बंदे को बिठा रखा है, एक ही बंदे को किसी एक पर्टिकुलर पोस्चर में खड़ा किया हुआ है। सेकंड, थर्ड क्लास में, पहले स्कूल में नहीं थे मुर्गा बन जा भाई, आजकल तो पता नहीं बनते कि नहीं बनते हैं, पता नहीं, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6 क्लियर, 2 3 4 6 चारों के चारों सेम है। बट उसमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट जैसे होता है ना, स्टूडेंट किस पोस्चर में बेस्ट लगता है? पढ़ता हुआ, तो वो छठा वाला है। ऐसे तो मुर्गा बना हुआ सेकंड है मान लो। क्लियर? थर्ड वाले ने हाथ खड़े कर रखे हैं, क्लास में पनिशमेंट मिला हुआ है। फोर्थ वाले को क्लास से बाहर खड़ा किया हुआ है, और 6 वाला क्लास में आराम से पेन कॉपी लेके पढ़े जा रहा है। तो 2 3 4 6 4 एक ही बंदा है, बट अलग अलग पोस्चर में। और उसमें सबसे बेस्ट पोस्चर कौन सा है? जो मुर्गा बना हुआ है। नहीं, क्या बात है? हर्ष कहता है जो मुर्गा बना हुआ है वो बेस्ट पोस्चर है। क्या बात है? हाँ, हरकिरत की बात पे तो और दम आ गया थोड़ा सा ना, रोस्टेड मुर्गा। चलो लो जी, कुल मिलाकर मेरा जो मेन मोटो था आप तक एक बहुत अच्छी रीच करवाना। क्या? फर्स्ट एंड फिफ्थ आइडेंटिकल है, 2 3 4 6 आइडेंटिकल है। अब एक बात और बोलनी है और इमीडिएटली तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम इसे पूछ लेते हैं, कोई 1 और 2 का रिलेशन बताएगा? कोई 1 और 2 का रिलेशन बताएगा? 1 और 2 दोनों के दोनों लैक्टिक एसिड है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो 1 और 2 कैसे हुए? क्या हो गए? मिरर, आर और एस तो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दो, सभी बच्चों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आर और एस स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, मिरर इमेज में ऐसा जरूर होता है यार कि मिरर में देखेंगे तभी वैसा दिखेगा। अगर मैं मिरर में अपने आप को बैठे हुए देख रहा हूं और उसके बाद मैं लेट गया, मेरी 2 फोटो खींच ली किसी ने और मुझे कहती है देखो यार मिरर इमेज, बंदा तो वही है यार, एक आर फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में? ऐसे बस लिखने का तरीका एग्जैक्ट फिशर नहीं है। आर एग्जैक्ट फिशर था, एस को, बात सुनना वनीत, मैं सेकंड वाले को बेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो 6 फॉर्म में लिख दिया। तुम कह रहे हो ना सेकंड एंड 6 दोनों सेम है,
तो वही तो क्या, हाँ यही कह रहा हूं, एग्जैक्टली यही रीच बनवानी है। ये क्वेश्चन पता है क्या है, मोल कॉन्सेप्ट की तरह इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। अब बच्चा कहेगा 1 and 2 हाउ दीज आर द मिरर इमेज, मैं कह रहा हूं सेकंड और 6 में फर्क बताओ, कहते सेकंड 6 सेम है, तो मैंने कहा फर्स्ट 6 में रिलेशन बताओ, कहते वो तो मिरर इमेज है, तो भाई 1 और 2 भी तो मिरर इमेज ही हुए। दूसरा और छठा वापिस सुन लो, देखो देखो ना, अभी हमारे पास टाइम हुआ है 8:07, क्लास शुरू हुई थी 7:46-47 पे, तो 17 मिनट में हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, इसीलिए कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए। वापिस सुनो, दूसरे में और छठे में क्या फर्क, कहते कोई फर्क नहीं, आइडेंटिकल। मैंने कहा अच्छा 1 और 6 में क्या रिलेशन, कहते जी मिरर, तो 1 और 2 भी तो हैंस प्रूव हो गए ना, मिरर इमेज है एक दूसरे के। यही कह रहा हूं बच्चे, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करो, जब आपके पास कोई आर फॉर्म हो और उसी स्ट्रक्चर का एस फॉर्म हो, तो आपको ऑलवेज उसको क्या बोलना है, एन इंशियोमर्स। ठीक है ना। 1 and 2 एक आर है कैसा, और सेम स्ट्रक्चर के दो नाम है, सेम स्ट्रक्चर के आर लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड, आर लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड। पता है प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल डी स्मॉल एल हम देख ही नहीं पाओगे। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो पक्का डेक्स्ट्रो है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला, कहते ऐसी बस फीलिंग आ गई। अरे फीलिंग कहां से आ गई यार, ये जो स्ट्रक्चर है इसको डेक्स्ट्रो ली, वो तुम नहीं बता सकते। हाँ, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक तरीका बनाया, दैट इज आरएस नेमिंग, रेक्टस सिनिस्टर नेमिंग, जिससे हम दो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाए, आइडेंटिकल है या फिर वो एक दूसरे के मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मीन एंड इंशियोमर्स है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है, आइडेंटिकल वाली एंड इंशियोमर वाली? मैंने तो स्टेबल कुछ वर्ड ही नहीं बोला अब तक, स्टेबल तो वर्ड ही नहीं बोला मैंने अब तक। ये तो वनीति बताएगा। सुटेबल फिशर प्रोजेक्शन, जैसा फिशर ने बोला था, अकॉर्डिंग टू फिशर मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप शुड बी ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, दैट्स व्हाई first and sixth both are the most suitable fisher, but 1 2 3 4 5 6 छह के छह फिशर है, लेकिन पहला और छठा एग्जैक्ट फिशर है। समझा ना मेरी बात को? चलो अभी तुमसे और प्रैक्टिस करवानी है, मेरे को पता था इस पे टाइम लगेगा क्योंकि काम कम है, प्रैक्टिस पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। लो जी, अब आपको यहां COOH लिख के दे दिया, यहां COOH लिख के दे दिया, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां H। क्लियर? अब मैं इसका RS नेमिंग कर रहा हूं, ये दो कायरल कार्बन है, मैं इनकी RS नेमिंग कर रहा हूं, ये दो कायरल कार्बन है। मैं करूंगा उसके बाद आपसे पूछूंगा। सबसे पहले मैंने शुरू किया COOH, यहां OH। थोड़ी बहुत हेल्प आप सिक्वेंसिंग में कर सकते हो मेरी, थोड़ी बहुत हेल्प आप मेरी सिक्वेंसिंग में कर सकते हो। क्लियर? OHH COOH, और यहां लग दिया मैंने स्टार। ठीक है जी। अब मैंने सबसे पहले ये O है, इसको पहला नंबर दे दिया, इसको मैंने दूसरा नंबर दिया, इस पे चेक कर लूं मैं। क्लियर? इसको दूसरा ही आएगा क्योंकि पता है क्या है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, फिर C है। वापस सुनोगे, C डबल बॉन्ड। कुछ बच्चों को समझ में आ गया, वैसे कुछ की जगह सारे समझ में आए तो बढ़िया। क्लियर? C फिर OH, यहां तक तो टक्कर मिल रही है दोनों को बराबर, ये वाला। क्लियर? फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O है, जबकि वहां C है। दैट्स वाई आपको समझ में आ गया हो किसकी प्रेफरेंस, किसकी सीक्वेंस में प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा। ये थर्ड नंबर हो गया बच्चे, और ये फोर्थ हो गया। तो अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसकी नेमिंग कर दो। आंसर बताओ मेरे को। पक्की बात? चलो 1 2 3 घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नाम आएगा इसका R, क्योंकि अभी बच्चों ने बोला फोर्थ इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। चलो अब मैं इस निचले वाले पोर्शन को यहां से रिमूव करता हूं, उसके बाद मैं फिर OHH लिख देता हूं, यहां COOH लिख देता हूं। अब आप लोग समझ गए हो
कि मेरे को इसका नंबरिंग 1 करना है, सॉरी इसकी नंबरिंग 1 करनी है, इसको 2 करना, ऊपर वाला थर्ड, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, अब थर्ड हो जाएगा, क्लियर, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो अब इसकी नेमिंग बताना। वैसे तुम्हारे बिना बोले मैं इसको एस बोलने वाला था, क्यों बोलने वाला समझे आप लोग? हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पता नहीं किसकी मिरर इमेज बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का एग्जैक्ट, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का एग्जैक्ट क्या है, मिरर इमेज। तो अगर ऊपर वाला, अगर ये आर होएगा तो गारंटी लिख के दे दो, बाकी वाला जो रिमेनिंग हाफ है वो एस होएगा, तभी तो बोलते हैं इसके अंदर क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसीलिए ऑप्टिकली। वेरी गुड, चलो मुझे मेरा डर खत्म हो गया, अब थोड़ा थोड़ा वर्ड्स उठाने लग गए हो। ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसको हमने इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्या बोल दिया है, मीजोफोम, मीजोफोम। क्लियर है? अब आप मेरी बात को अगर आप समझ गए हो, क्लियर, तो इस पूरे पोर्शन को यहां से कर देते हैं रब। अब एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं तुम्हारे काम की बात, OH COOH, यहां लिख दिया H, यहां H, यहां OH, यहां COH। थोड़ा स्मार्टली हैंडल करोगे तो आराम से नेमिंग कर पाओगे। लो जी, ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, जल्दी से नेमिंग कर दो। दूसरे में दोनों आर, इसका ये एस, ये आर, ठीक है जी, सबकी नेमिंग समझ में आ गई। अच्छा, अब मुझे बताना 1 और 2 का क्या रिलेशन है। 1 and 2, 1 and 2, सही बोला था देवेश, वापिस बोल। 1 and 2 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, एपिक नेम सेम है, बट मिरर इमेज नहीं है, तो क्या है? शुक्र है, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। अच्छा जी, 2 and 3 क्या है? मिरर इमेज है, तो क्या बोल दोगे? एनेंशियोमर्स, ठीक है। 1 and 4 1 and 4 आयुष इज 100% करेक्ट। 1 and 4 आर द आइडेंटिकल। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट एंड फोर्थ में कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट ही फोर्थ और फोर्थ ही फर्स्ट है, बस लिखने का तरीका बदला है। बच्चे चलो इसका भी इजी टर्म बताता हूं, सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर। मीजो का कभी एनेंशियोमर नहीं बनेगा। मीजो का कभी एनेंशियोमर नहीं बनेगा। सर मीजो का एनेंशियोमर क्यों नहीं बनेगा? तुम एक मिनट डेफिनेशन भूल गए हो। मैं वापस बताऊं, व्हाट इज एनेंशियोमर? मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल, बट वी नो इट काइरल, बट वी नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। भाई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक बार फिर बोलूंगा, व्हाट इज द एनेंशियोमर्स? व्हाट इज एनेंशियोमरिज्म? वेरी सिंपल, वन कंपाउंड मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, मीन ऑप्टिकली एक्टिव, मीन ऑप्टिकली एक्टिव। भाई मीजो ऑलवेज ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो हाउ कैन वी कंसीडर द एनेंशियोमरिज्म और द मीजो? तो कहीं एक बड़ा बड़ा हाईलाइट करके अपनी कॉपी भी लिख लो। मैं भी लिख देता हूं कि कभी भी मीजो के अंदर, कभी भी मीजो के अंदर, कभी भी मीजो के अंदर एनेंशियोमरिज्म नहीं होएगी, कभी भी मीजो के अंदर एनेंशियोमरिज्म नहीं होएगी। नो एनेंशियोमरिज्म इन द मीजोफॉर्म। हाईलाइट करके कहीं लिख लो बच्चे इसको, क्लियर। जब भी मीजोफॉर्म आए उसका गलती से भी
उसका गलती से भी आप लोगों ने क्या नहीं बनाना, एनिंशोमर नहीं बनाना। बनेगा कैसे? क्योंकि मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है और जितने भी एनिंशोमरिज्म की बात करते हो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मीजो, बच्चे कहेंगे देखो सर लग तो रहा है पहला चौथा एक दूसरे के अपोजिट है। अरे भाई फर्स्ट को घुमाकर फोर्थ के फॉर्म में लिख दिया गया है। फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर द 100% सेम। और सेकंड थर्ड को कितना ही घुमा लो ये एक दूसरे के उल्टे ही आएंगे, चाहे उल्टा करके देख लो इसको। सेकंड एंड थर्ड आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द एनिंशोमर्स। सेकंड थर्ड ठीक है ना। ये आपके पास आरएस नेमिंग ऑफ द सिंगल कायरल कार्बन, आरएस नेमिंग ऑफ टू कायरल कार्बन के बारे में बात चल रही थी। और आरएस नेमिंग करने से जबरदस्त फायदा हुआ। आइडेंटिकल पता चलने लग गए, एनिंशोमर्स पता चलने लग गए, डायास्टीरियोमर्स पता चलने लग गए। क्लियर? ये एक जबरदस्त बेनिफिट हुआ हमें आरएस नेमिंग करने का। अब आरएस नेमिंग को मैं कहां मूव करवा रहा हूं? इन द फ्लाइंग डैश। आरएस नेमिंग ऑफ द फ्लाइंग डैश स्ट्रक्चर्स। अगर आप इससे थोड़ा सा भी सेटिस्फाइड हो तो मुझे आगे बढ़ने के लिए कह सकते हो। बोलो बोलो। हम्म, 100% आइडेंटिकल है। मिरर इमेज है और उनको एनिंशोमर्स बोलोगे, ठीक है ना। ये तो बच्चे ये तो बेनिफिट हुआ ना आरएस नेमिंग का। वैसे तो डीएल था, वो प्रैक्टिकल टर्म थी, दुनिया परेशान हो गई यार पैसे नेमिंग करें यार, दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं कैसे आर होएगा कैसे आर। तो उन्होंने क्या किया? आरएस नेमिंग करवा दी। उससे इतनी समझ आ गई कि जो तुम्हारे बोर्ड पे स्ट्रक्चर पड़े हुए ना ये 5 6 ये 6 स्ट्रक्चर है ही नहीं, बोर्ड पे 6 स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये 2 ही स्ट्रक्चर हैं जिनको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर लिखे ना हमने, ये 6 है ही नहीं, ये 2 ही स्ट्रक्चर है जिनको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। पहला, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास 5वां, उसके बाद तुम्हारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, 2 ग्रुप बन गए। पहला 5वां सेम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा सेम है, तो 2 ही स्ट्रक्चर है, लिखने के तरीके अलग अलग है। यही है स्टीरियो, यही है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब क्या मैं फ्लाइंग डैश की नेमिंग की तरफ बढ़ूं? चलो फ्लाइंग डैश की नेमिंग तरफ बढ़ते हैं। 8:20 हुए हैं, 25 मिनट बाकी हैं और मुझे उम्मीद थी कि आज की क्लास ऐसे जाएगी समझाने में, नहीं तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशन होने लगता आज के बाद। चलो नेक्स्ट है आपके पास फ्लाइंग डैश। कोई सो रहा है? मुझे लग रहा है सोने की आवाजें आ रही है। फ्लाइंग डैश दिवेश सो गया लगता है। कहां चला गया? यही है, वेरी गुड। फ्लाइंग डैश या बोलते हैं वेज डैश, और मैक्सिमम बच्चों को वेज डैश और फ्लाइंग डैश अच्छी तरह से पता है। इसमें हमें सिंगल कायरल कार्बन वाली डील करने, 2 कायरल कार्बन भी डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम के अकॉर्डिंगली, लेकिन मेडिकल में सिंगल कायरल कार्बन भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिंगल कायरल कार्बन, ठीक है जी। पहले तो बता दूं फ्लाइंग डैश, क्लियर, वेज डैश है क्या, और आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता है, मुझे इस बात का तो ओवर कॉन्फिडेंस है। क्लियर? यहां लिख दिया जी आपने एफ, यहां लिख दिया जी, यहां लिख दिया एच, यहां लिख दिया आई, और इसको बोल दिया कायरल, ठीक है। और आप सब बच्चों को पता है आई की जो पोजीशन है वो फार फ्रॉम व्यूअर है, व्यूअर से दूर है। और जो आपके पास वेज के बाद डैश, डैश के बाद वेज है, एच है जो एच, ये टूवर्ड्स द व्यूअर है। क्लास में होते हैं तो हम इस चीज को समझा रहे होते हैं इस तरीके से, क्लियर। इसके साथ एक पेन और लगेगा, ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे। फिर 3 डायमेंशनल में 109 में एक ऐसे जाएगा तुम्हारी तरफ, पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो या सोए हुए हो, और दूसरा मेरी तरफ आएगा ऐसे, क्लियर। अब मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव में बोलूं तो डैश तुमसे दूर है, मतलब मेरी तरफ है, और जो वेज है वो तुम्हारी तरफ है और मेरे से दूर है, क्लियर, क्योंकि हम एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं ना।
तो जो तुम्हारे पास बोल्ड लाइंस है, ये वाली क्लियर, ये दोनों इन प्लेन है, ये दोनों प्लेन में। इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो सबसे पहले तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले गए। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही है और 3D को 2D में लिखा हुआ है, प्लेन में लिखा है ना, पेज में लिखा है ना, तो है तो स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली, लेकिन लिखा किसके अंदर है, इन द प्लेन। अब दूसरी बात, सबसे पहला आपको असाइनिंग शुरू कर देनी है, क्लियर ना। असाइन करना है किसको, ग्रुप्स को, किसके अकॉर्डिंगली, सारे बच्चों को पता है आरएस नेमिंग करने जा रहे हो अकॉर्डिंग टू CIP रूल, और सब बच्चों को पता है CIP रूल एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, यस और नो। नशे में आ जाते हो सवेरे सवेरे ना, वो चाय पी के बैठा करो नशा करके। क्या मैंने बोला एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, हाँ जी सर। मैं बोल देता ना ये ना ABCD अल्फाबेट्स पे बेस्ड है, हाँ जी सर। मैं बोल देता ये ना चाय दूध और कॉफी पे बेस्ड है, हाँ जी सर। कैसे अजीब से आदमी है यार। सिप रूल पे बेस्ड है ये, और सिप रूल बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर फर्स्ट। चलो तीसरा नंबर, ये सबसे पहले असाइनिंग हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोर्थ, मतलब इसको इतना सिंपल और ट्रिकी बना दिया ना, इसमें ज्यादा तामझाम। कई बार तो बच्चों को खुद पे शक होने लगता है कि मुझे समझ में कैसे आ गया, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि किताबों में औखा दे रखा है और मैंने इसको ट्रिकी से समझा दिया तो टेंशन खड़ी होगी, ये मैं नेमिंग कैसे कर पा रहा हूँ, पक्का मैं तो गलत ही होता हूँ ऑलवेज, ये सही कैसे हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। फोर्थ ग्रुप शुड बी, फोर्थ ग्रुप की जो लोकेशन है, फोर्थ ग्रुप की जो लोकेशन है वो डैश पे होनी चाहिए। फोर्थ ग्रुप की लोकेशन डैश पे होनी चाहिए, क्लियर। चलो जी, अगर डैश पे नहीं है तो डैश पे लाओ। अब बात को ध्यान से सुनना, क्लियर। इफ नॉट, अगर फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं है देन एक सिंगल इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स कर दो। मैं भी करके बताऊंगा, सिंगल इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स कर दो। उसके बाद 1 2 3 4 अगर क्लॉकवाइज हो तो उसको आपने S बोल देना है, और अगर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको आपने R बोल देना है। बस अब आपको ना प्रैक्टिस पे जाना है, जैसे पिछले वाले में आप 80-90% एक्सपर्ट हो गए हो, इसमें भी हो जाओगे। तो ध्यान से सुनना, मेरा सबसे पहला फोकस क्या है, स्ट्रक्चर को देखो, देख लिया जी, डैश, वेज एंड 2 कौन सी है, बोल्ड लाइंस। बोल्ड लाइन कैसी है, प्लेन में, और एक आपकी तरफ है एक मेरी तरफ है, क्लियर। इसका मतलब फ्लाइंग डैश बन चुका है। असाइनिंग ऑफ द ग्रुप्स कर दो, किस रूल के अकॉर्डिंगली, सिप रूल। सारे बच्चों को सिप रूल पता ही होगा, अगर ये नहीं पता तो काम बंद कर देना, इसके आगे कुछ है ही नहीं। सिप रूल करोगे तभी आरएस नेमिंग कर पाओगे। फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑन डैश, सॉरी डैश पे नहीं है तो भाई सिंगल रोटेशन करवा दो, सिंगल इंटरचेंज करवा दो, क्लियर। सिंगल इंटरचेंज करने के बाद अगर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो उसको S, और एंटी क्लॉकवाइज उसको R बोल दो, क्लियर ना। बस इतना सा काम करो तो आराम से आप समझने लग जाओगे। एक फायदा हमें हो सकता है इस बात को समझने का कि ये चारों के चारों बॉन्ड, ये F, ये G, ये H, ये I, ये सारे के सारे एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे, ऑल आर ऑन द 109.28 डिग्री एंगल। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ 109 डिग्री पे है। तो किसी को भी किसी से इंटरचेंज करोगे, किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि है तो सारे बराबर डिस्टेंस पे। F और H के बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, FH, हाँ 109 डिग्री है। G और I, F और G, तभी तो 6 एंगल आए थे बच्चे जिस दिन हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया था, सारे 109 डिग्री पे हैं। चलो अब काम शुरू करते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाए तो काम आसान है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, लिखने का मटेरियल ज्यादा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है।
ये कार्बन लिखा जी, ये OH लिखा जी, ये H लिखा जी, यहां मैंने फिर H लिख दिया, यहां COH लिख दिया। करें RS नेमिंग? अरे नहीं कर सकते। इतना ज्यादा फ्लो में मत चला करो हवा के साथ साथ। इसकी नेमिंग क्यों करोगे? ये तो है ही अकार्यल। लो जी, इसकी करें नेमिंग, लेकिन लिखने का तरीका भी तो बढ़िया वाला होना चाहिए। मैं तो जानबूझ के आपको फंसाया था ताकि आप मेरी बात पे यस भरो, और ऐसे ही आप पेपर में भी क्वेश्चन होएगा, उसको देख के उसकी नेमिंग करना शुरू कर दोगे और फिर उससे लड़ रहे होगे, पता नहीं क्या हो गया ये, पता नहीं क्या हो गया ये। लो जी, कर दे नेमिंग आईपेक, इसकी RS नेमिंग। अब क्या हो गया? हाँ, शुक्र है तुम्हें बात समझ में आ गई। अब ठीक है, चलो अब प्रायोरिटी सेट कर दें। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। चलो चलो, मुझे लग रहा है काम ठीक हो रहा है। आज उलझाना ही था तुम्हें। वेरी गुड। और फोर्थ बाय डिफॉल्ट ही कहां आ गया है? डैश पे। फोर्थ आई डैश पे गया है, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के नेमिंग कर डालो। इंटरचेंज नहीं किया ना, ये बात मैं आपको पीछे बताना भूल गया। इंटरचेंज नहीं किया ना, जो जैसा है वैसी नेमिंग कर दो। ये भी मैं लिख देता हूं, ये नहीं तो हैवी ब्लंडर हो जाएगा। अच्छा है कि पहले नंबर पे आ गया। इफ नो इंटरचेंज, अगर कोई इंटरचेंज नहीं किया, इफ नो इंटरचेंज, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 का क्लॉकवाइज रोटेशन R है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन S है। अगर एक इंटरचेंज किया तो गेम पलटी मारेगा। हमने कोई इंटरचेंज नहीं किया। फोर्थ बाय डिफॉल्ट कहां पड़ा हुआ है? डैश पे पड़ा हुआ है। तो अब तुम लोग मेरे को बता सकते हो इसका नाम क्या है? ये 1 हो गया जी, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? R। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कोई इंटरचेंज ना हुआ हो तो। सुनो जी, अब मैं एक और स्ट्रक्चर पुट कर रहा हूं यहां पे। असाइनिंग करें। पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा ठीक है, फिर दूसरा ठीक है। तभी बार बार रिपीट कर रहा हूं, दूसरा ठीक है। हाँ जी, क्या मुझे कोई इंटरचेंज कराने की नीड है? जल्दी से नेमिंग कर दो। पक्का? ये 1, ये 2, ये 3, 4 को गिनना ही नहीं होता है। कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। नाम क्या आ जाएगा? R। ठीक है जी। लो, अब मैं एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर रहा हूं। कार्य हो गया, असाइनिंग शुरू हो गई। इंटरचेंज होगा। अब इंटरचेंज होगा बच्चे, इंटरचेंज करवाएं। किसका किससे इंटरचेंज करवा दें? सारे एक दूसरे के साथ 109 डिग्री पे, तो इजीएस्ट वाला इंटरचेंज करा दो ना, इजीएस्ट वाला इंटरचेंज। चौथे की लोकेशन को डैश पे लिया हो, तो जिसके साथ इंटरचेंज हुआ वो भाई साहब यहां आ जाएंगे। ये क्लोरो हो गया, ये SH हो गया। क्या ये सिंगल इंटरचेंज वाली बात समझ में आई आपको? सिंगल इंटरचेंज, BR H की जगह H BR की जगह, असाइनिंग वापिस हो जाएगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। एक इंटरचेंज हुआ है। पक्का? पहले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो ही जाएगा एक इंटरचेंज के बाद वो होएगा R। अगर देखना चाहते तो ऊपर लिखा हुआ है। अगर फोर्थ डैश पे नहीं है, उसको डैश पे लेकर आओ एक इंटरचेंज के बाद। अगर एक इंटरचेंज के बाद डैश पे आए तो वनीत सर आपने करना क्या है? क्लॉकवाइज को S और एंटी क्लॉक, दो ही तो बातें हुई। पिछले वाले में जैसे 2 बातें थी, अभी भी 2 ही बातें।
पिछले वाले को रिपीट करते हैं। फोर्थ की लोकेशन क्या है, वर्टिकल 1 2 3 क्लॉक, देन आर एंटी क्लॉकवाइज, देन एस। और फिर दूसरी बात क्या थी, हॉरिजॉन्टल, तो क्लॉकवाइज को एस, एंटी क्लॉकवाइज को आर। अब नया क्या हो गया, डैश फोर्थ पे है क्या, फोर्थ ग्रुप डैश पे है क्या, ना 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 ना, फोर्थ ग्रुप तो डैश पे है ही नहीं, लेकर आओ एक इंटरचेंज के बाद। सर एक इंटरचेंज के बाद अगर आएगा तो क्लॉकवाइज को एस और एंटी क्लॉकवाइज को आर, अगर कोई इंटरचेंज करना नहीं पड़ रहा, फोर्थ ऑलरेडी ऑन द डैश है, तो भाई क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तो रूल है, दो ही यहां रूल है। चलो अब मैं क्या करता हूं, कई सारे स्ट्रक्चर बनाता हूं एज यूजुअल। मैं तो 30 स्ट्रक्चर बनाता हूं जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग होते हैं, तो वहां थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, बोर्ड भर देते हैं और बच्चे काम करते रहते हैं। अब मैं यहां फिर बोर्ड भर रहा हूं, 13 मिनट क्लास के बाकी हैं, बस वही वही वही, इतने ज्यादा नहीं भरेंगे, मुझे पता है तुम लोग दुखी आत्माएं हो मेरे से। हाँ 104, लेकिन सीख भी तो गए, सीख भी तो गए पुत्र जी। शुरू हो जाओ, आगे आगे लिखता रहूंगा मैं, एक शुरू हो जाओ, उसकी नेमिंग कर दो। ये 6 कर दो। हाँ मुझे लगता है इसको कर देना चाहिए, घर के लिए तो क्यों रखने हैं ना ये। पक्का किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बारे में बात करनी हो, कौन सा चाहिए, और सारे बता दूं, पहला बताऊं, अमन बोल रही बात नहीं, मैंने कहा सारे बता दूं, तो सारे बता दो। नहीं अमन कह रहा सारे बता दो। पांचवा ये वाला, कोई चौथा भी बोल रहा था। चलो अब ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, टाइम नहीं खराब करते।
अब इसको फिर जूम ही कर लेते हैं ना। लो, क्यों वनीत, अब किसके साथ है तू? नहीं नहीं, हर्ष ने कहा था ना अभी, मुझे लगता है? सुनो, इसलिए मैं अब तक तो तीसरा बता चुका होता। चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं थर्ड बता रहा हूं। थर्ड पूछा था ना बच्चे ने। लो, इसमें से पहला नंबर किसको दें, पहला नंबर किसको दें, पहला नंबर किसको दें, इसको। दूसरा नंबर किसको दें, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। बस अभी इनको इंटरचेंज कर दिया, तो इसको हटा देते हैं एक बार, यह एच लगा देते हैं, और इन भाई साहब को CH2OH कर देते हैं। ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। इतना तो बीच में कटिंग करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आती है जिस भी बच्चे का था। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फोर्थ इग्नोर करोगे, और ये अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक इंटरचेंज के बाद तो नाम क्या आ जाएगा इसका? एस परफेक्ट है। हर्ष का क्वेश्चन सेकंड था, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए किसी को ना, चलो फिफ्थ चाहिए। चलो नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 तो OH ही रहेगा। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा। क्लियर। और चौथे को इंटरचेंज तीसरे से कर दें, तो ये भाई साहब यहां से रिमूव होंगे। क्लियर। और क्या बन जाएंगे? मिथाइल। और ये भाई साहब क्या बन जाएंगे? CH2SH। और अब ये हो जाएंगे भाई साहब फोर्थ, और ये भाई साहब हो जाएंगे थर्ड। ठीक है। अब हमारे पास 1 ऐसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो आंसर आएगा R, S। ये S है। एक इंटरचेंज के बाद आ रहा है ना बच्चे। किसी मैक्सिमम बच्चों ने 5वें का आंसर R दिया था। ओके, छठा बताना है। नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 कौन होएगा? BR। नंबर 2 कौन होएगा? CL। मुझे लगता है सीक्वेंसिंग में ही प्रॉब्लम कर रहे हो आप लोग, इसीलिए दिक्कत आ रही है। ये 4 हो गया। फोर्थ वैसे बाय डिफॉल्ट ही कहाँ गया? इस पे डैश पे, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। 1 2 3 4 ये घूमेगा। क्या हो रहा है? ये स्ट्रक्चर ही घूम गया। 1 2 3 4 सीधा आंसर। विदाउट प्रैक्टिस है बच्चे, और कुछ नहीं है। कहो तो 6 स्ट्रक्चर और लिख देता हूं। एंटी क्लोकवाइज तो ऐसा आ गया ना बच्चे। इंटरचेंज तो किया ही नहीं ना, बीच में कनेक्शन टूटता है, या आप लोगों का कनेक्शन टूट जाता है मेरे साथ, ये लिखा हुआ। अगर कोई इंटरचेंज नहीं करोगे, बस एंटी क्लॉकवाइज एस होगा। नीतिशा, शायद आप पूछ रहे, बात क्लियर होगी ना? ये चलो, कौन से आगे वाले का? ये छठे वाले का। अगर आप कहो तो 6 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर और लिखूं, या आगे जाने दूं? लिख दें। लो जी, चित्ती चित्ती लिख देते हैं। पहले स्केलेटन बना ले। तुम भी 6 स्केलेटन बना लो।
लो जी 6 स्ट्रक्चर और हो गए। एक सेकंड पुत्र, एक सेकंड, ये अब ऊपर भी जरा पेज का एंड आ गया ना, तो इसको किसका दें कि और नीचे चला जाएगा ना, इससे नीचे आ नहीं रहा ना पेज। कौन सा वाला बच्चे? चौथा SO3H चाहिए, SO3H, ये वाला SO3H है। हाँ जी, आगे बढ़ूं? ओए नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना, कल पूछेंगे। तुम्हारी स्क्रीन पे मेरे ओपन बोर्ड वाले आइकन तो नहीं आते होंगे ना? आते हैं? ये पेंसिल, रबर और ये जो है, ओके। हाँ नहीं, फिर मेरे को बार बार चूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें ऑप्शन में जाकर, ठीक है मैं समझ गया। बीसी से, हाँ हाँ, शेयर स्क्रीन में ना दिखे तुम लोगों को ना। शुरू शुरू में तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, अब एक्सपेरिमेंट करने बंद हो गए ना। शुरू शुरू में तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना। कौन सा वाला? नहीं नहीं, वो कट करके पेस्ट मारा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो हाँ, मैं ही करता हूँ अकेला। मैं समझ गया। तुम मैं लाइव हो रहा हूँ तो उसमें तेरे को दिख रहा होगा ना मेरा स्क्रीन के बैक साइड में। हाँ हाँ हाँ, वो वर्चुअल बैकग्राउंड है और कोई नहीं करता, मैं ही करता हूँ अकेला। या फिर प्रवीण मैम ने लिखा रहता है शायद, हेलिक्स इंस्टीट्यूट लिखा रहता है उनके बैक साइड में। वो तो हाँ हैंड रिटन है। किससे लिखा हुआ है? हाँ भाई, आगे बढ़े। 2-3 मिनट की बात। वैसे 8:45 कर दिए तुम लोगों ने। मैं कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग सिखाने वाला था ना। कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग। तुम ना कभी क्लास वाली फीलिंग नहीं लगते हो, जैसे ऑफलाइन बैठ के बातें मारे जा रहे हो ना, तब ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। 5-7 मिनट ज्यादा होते हैं क्लास में से, तो मर्जी से निकल सकते हो। कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग तो अब तो मुझे छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल, अब क्योंकि 5-4 मिनट निकल जाएंगे इसमें ना। कैपिटल डी कैपिटल एल नेमिंग बच्चे कल का टारगेट रखेंगे। क्लियर? अब तुम लोग एग्जैक्टली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ना, जो तुम्हारी बुकलेट है, इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। और जिसपे भी रुकने की टर्न, हाँ बोलो बोलो बोलो, एक सेकंड को। कार्टेशियन ऑप्टिकल एक्टिविटी का पहला पार्ट, और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस भी क्वेश्चन को लगता है 1-1.5 मिनट से ऊपर लग रहा है, इमीडिएटली छोड़ दो उसको। क्लियर? क्योंकि जैसे हाँ हाँ, इसको करते जाओ, लगातार करते जाओ बिना रुके हुए, और क्वेश्चन रुकता है तो इमीडिएटली उससे आगे बढ़ जाओ। कंपाउंड विद मोर देन 1 कार्य सारे कर डालो। और कोई ज्यादा क्वेश्चन तो है ही नहीं। 248 है, फिर लेवल 2 सीधा शुरू हो गया। समझ गए मेरी बात को? शुरू कर लो बस उसको ना, और एक क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहीं छोड़ देना उसको। कल के बाद सारे होने लग जाएंगे परसों की छुट्टी में। परसों, ठीक है? अर्शदी मैम गुड मॉर्निंग जी। बच्चे मैं क्लास फ्री कर रहा हूं फिर, ठीक है? ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।